जय श्री राम। तो अभी हम यूनिट 8 का जो पहला पार्ट है वो हम देखने वाले हैं। इसमें हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली यूनिट 8 हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम खाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो रहती है हमारी इंडिया की वो देखने वाले हैं, और सेकंड पार्ट में हम एफडीआई, एफआईआई और उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स को देखने वाले हैं। तो चलो पहले हम शुरू करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बेसिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या है? तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का या फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये सबका रोल क्या होता है कोई भी इकोनॉमी के ऊपर? तो बेसिकली ये सब इकोनॉमी पॉलिसी होती है। ये सब क्या होती है? इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है। इकोनॉमिक पॉलिसी दैट गवर्न्स इकोनॉमिक पॉलिसी दैट गवर्न्स एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट एक्टिविटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी। तो ये सब क्या होता है? तो ये हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी तय करती है और इकोनॉमिक पॉलिसीज भी तय करती है। तो बेसिकली अगर मेरे पास अच्छा इकोनॉमिक पॉलिसी है, प्लान्ड फॉरेन पॉलिसी है, तो मेरे नेशनल प्रोस्पेरिटी को वो ऐड करती है। तो एवरी कंट्री आपको लिखना है सर, एवरी कंट्री शुड हैव well drafted foreign trade policy. Every country should have well drafted foreign trade policy. Every country should have well drafted foreign trade policy. तो इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या? ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को गवर्न करती है। तो इससे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब कुछ हम देख सकते हैं। तो बेसिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब यही है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, क्या हमारी पॉलिसीज रहेगी, क्या हम बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, कैसे हम हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, कैसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारेंगे। तो दैट इज द बेसिक विजन बिहाइंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। देखेंगे सर आगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी स्ट्रक्चरल चेंजेस ड्यूरिंग 1990s। हमने जब हमारी इकोनॉमी ओपन की 1991 में, तो हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी करना शुरू किया। तब तक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लगती नहीं थी क्योंकि हमारे पास मतलब उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी होती थी। तो जब हमने इकोनॉमी को ओपन किया तो हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का विचार करना शुरू किया। तो प्रायर टू 1991 द इंडियन इकोनॉमी वाज प्रोटेक्टेड बाय हाई टैरिफ्स एंड टैक्सेस। तो हमारे पास एक ही था कि 1991 के पहले हम खाली ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाते थे और टैक्सेस, इंपोर्ट टैक्सेस लगाते थे। तो हमारे पास ज्यादा कुछ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जैसा नहीं था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वर नॉट परमिटेड। अभी उस टाइम जब हमारी इकोनॉमी क्लोज थी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी परमिटेड नहीं थे, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का सवाल ही नहीं उठता। The major liberalization took place in 1991, marked the significant break from past year largely protectionist trade policy। जो हमारी protectionist trade policy थी वो उससे हम बाहर आए और हमने liberalization को चुना। The present trade policy reforms appear to have been led primarily by concerns about Indian economy's globalization, strengthening industry कॉम्पिटिटिवनेस एंड एडवर्स बैलेंस पेमेंट। तो ये कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को के बारे में सोचती है और उसकी पॉलिसीज तैयार करती है। बढ़ेंगे सर आगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20। तो बेसिकली on 1st April 2015, Indian government launched FTP 2015-20 in line with Make in India। तो हमारा जो टैगलाइन था उस टाइम के पॉलिसी का तो वो भी था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। द न्यू स्ट्रेटेजी एम टू हेल्प बोथ द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो दोनों सेक्टर्स बढ़ने चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ना चाहिए और सर्विस सेक्टर भी बढ़ना चाहिए। सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। इंक्लूडेड टू मेजर इंपॉर्टेंट स्कीम्स, आपको लिखना है सर MEIS, merchandise export incentive, merchandise export from India scheme, merchandise export from India scheme, merchandise export from India scheme, merchandise export from India scheme। तो इसको MEIS हम बोलते हैं प्यार से। और दूसरा जो स्कीम है वो है SEIS, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये दोनों स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम थी, क्योंकि यही तो एक फोकस पॉइंट था हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 तक का। तो इसको हम बोलते हैं SEIS और MEIS। तो SEIS मतलब
मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और एसीआईएस मतलब एक्सपोर्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अर्लियर देयर वर 5 स्कीम्स, पहले क्या हुआ था, पहले 5 स्कीम्स थी, तो वो एक में मर्ज कर दी, उसको बोल दिया गया MEIS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम वाज रिप्लेस्ड विद ACIS, सो सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम थी, उसको भी रिप्लेस किया ACIS से, उसका नाम है सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ऑल स्क्रिप्ट्स इशूड अंडर MEIS एंड ACIS एंड गुड्स इंपोर्टेड अगेंस्ट दिस स्क्रिप्ट्स वर फुल्ली ट्रांसफरेबल। बेसिकली क्या होता था, जब हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे तो आपको कुछ स्क्रिप्ट्स मिलती थी, स्क्रिप्ट्स मतलब कूपन्स कह सकते हैं। तो कूपन्स जैसे हम रिडीम करते हैं, वैसे हम जब फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक्सपोर्ट किया, अच्छा एक्सपोर्ट किया और मुझे स्क्रिप्ट्स मिली मतलब कूपन्स मिले, अभी जब मैं इंपोर्ट करने को जाऊंगा तो मुझे इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ती है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी ना भरने के लिए मैं क्या करूंगा, ये कूपन्स उस इंपोर्ट ड्यूटी के अगेंस्ट रिडीम कर दूंगा। तो मेरा जो कैश आउटफ्लो होगा इंपोर्ट ड्यूटी भरने के लिए वो कम होगा और मुझे उसका बेनिफिट मिल सकता है। दैट इज नथिंग बट स्क्रिप्ट्स अंडर MEIS एंड ACIS। बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे आगे। स्क्रिप्ट्स इशूड अंडर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम्स यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी भरने के लिए आप ये स्क्रिप्ट्स यूज कर सकते हैं। फॉर इंपोर्ट ऑफ इनपुट गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट ऑफ इनपुट गुड्स, पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स ऑन प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विसेज, basic customs duty paid through cash or through debit under duty credit script was allowed to be taken as duty drawback if inputs so imported are exported are used as exports। तो बेसिकली कहना यही चाहते हैं ये कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट करते टाइम आपको कस्टम ड्यूटी भरना पड़ता है, फिर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, अभी GST आया लेकिन पहले वो कस्टम ड्यूटी और बाकी के टैक्सेस भरने पड़ते थे, तो वो आपको नहीं भरना पड़ेगा। आप जो स्क्रिप्ट्स आपको मिली है वो आप इसके अगेंस्ट रिडीम कर सकते हो। तो इसमें आपको खाली 2 ही स्कीम्स याद रखनी है, MEIS मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम और दूसरी याद रखनी है ACIS सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। बढ़ेंगे सर अगले पॉइंट के ऊपर, अगले पेज में। बूस्ट टू मेक इन इंडिया, अभी गवर्नमेंट का एक मोटिव था कि हमको बूस्ट करना है मेक इन इंडिया को, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल इनिशिएटिव्स वेर टेकन। आपको लिखना है सर स्पेशल इनिशिएटिव्स वेर टेकन फॉर मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के लिए कुछ अच्छे डिसीजंस लिए गए थे, तो उसके कारण स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए गए थे। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था इंडिजीनियस कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। पहले क्या होता था, हम सब कुछ कैपिटल गुड्स जो होते थे वो बहुत सारे कैपिटल गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते थे, तो उसमें बहुत बार हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता था और हमारे इधर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था। तो कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर हमारे इधर होने लगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया था इंडिजीनियस कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। तो जो अभी क्या होता है, कैपिटल गुड्स अगर मैन्युफैक्चर करना है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उधर लगती है और वो इन्वेस्टमेंट करने की हर एक में क्षमता नहीं होती है, ताकत नहीं होती है, तो इसलिए लोग वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो ऐसा ना हो इसलिए ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉन्च किया था। बढ़ेंगे सर आगे। तो इसमें और एक बेनिफिट दिया गया, गवर्नमेंट ने क्या कहा, इफ capital goods are purchased from domestic market, आपको लिखना है सर डोमेस्टिक मार्केट, then export obligation was reduced to 75%। मतलब अभी ये क्या है, ये दो अलग अलग पॉइंट है। पहला पॉइंट था कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लाए, अभी वो मैन्युफैक्चर करने लगा तो मैन्युफैक्चर हुआ तो सेल भी होना चाहिए, तो किसी को तो परचेस भी करना चाहिए वो कैपिटल गुड्स। तो गवर्नमेंट ने और एक क्या कहा कि ठीक है अभी आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को ये बोला कि आपको जो कैपिटल गुड्स लगते हैं वो बाहर से ना मंगाए, आप इंडिया से परचेस करें, और इंडिया में से ही परचेस करेंगे तो आपका जो एक्सपोर्ट का ऑब्लिगेशन है वो 100% से 75% तक लिया जाएगा। मतलब आप भले ही 100% एक्सपोर्ट ना करो, आप 75% करोगे तो भी आपका वैलिड रहेगा। तो ये जो
कस्टमर्स थे उनके लिए था, मतलब जो इंपोर्ट कर रहे थे कैपिटल गुड्स, तो उनके लिए ये कहा गया कि आप इंपोर्ट मत करो, आप इंडिया से ले लो, इंडिया में से ही परचेस करो, आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कम करेंगे, 75% तक लेकर आएंगे उसको। दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड मेक इन इंडिया। तो कैपिटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये दो इनिशिएटिव्स लिए थे। पहला तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए लिया था और दूसरा कस्टमर्स के लिए लिया कि आप इंडिया में से ही परचेस करो तो आपका ऑब्लिगेशन हम कम कर देंगे, आप एक्सपोर्ट भले ही 100% ना करो, आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा। दैट वाज द बेसिक आइडिया। बढ़ेंगे सर आगे, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी क्या होता था, पहले बहुत कस्टम क्लियरेंसेस के लिए मुझे बार बार वही डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि बार बार अगर वही डॉक्यूमेंट सबमिट करने अगर पड़ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये टाइम कंज्यूम कर रहा है, ये एफर्ट्स ले रहा है। तो इसके कारण गवर्नमेंट ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया और लेस पेपर वर्क से आपको कस्टम क्लियरेंस मिलने लगा। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये उसके रिगार्डिंग ही है कि आपको एक बार ही आपके मेन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, फिर बार बार वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। बढ़ेंगे सर आगे, वंस परमानेंट रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड इन द एक्सपोर्टर इंपोर्टर प्रोफाइल देयर वाज नो नीड टू प्रोवाइड कॉपीज विद ईच एप्लीकेशन। मतलब हर बार मैं जब कस्टम क्लियरेंस के लिए जाऊंगा तो मुझे बार बार वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे। बढ़ेंगे सर आगे, डेडिकेटेड ईमेल्स वर एस्टैब्लिश्ड फॉर स्पीडियर एंड पेपरलेस कांटेक्ट विद अदर डीजीएफटी ग्रुप्स। बेसिकली डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये एक अथॉरिटी होती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये क्या करते हैं सर, ये सब कुछ एडमिनिस्टर करते हैं कस्टम्स वगैरह का। तो बेसिकली वो कांटेक्ट नहीं हो पाता था क्योंकि डेडिकेटेड कांटेक्ट सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी हमारे कस्टम अथॉरिटी के साथ। तो इसके लिए कुछ डेडिकेटेड फैसिलिटेशन सेंटर्स किए गए, डेडिकेटेड ईमेल्स तैयार किए गए ताकि हम इजीली कांटेक्ट कर सके। बढ़ेंगे सर आगे, हाइलाइट्स ऑफ एफटीपी 2015-20। FTP 1520 provided framework for increasing export of goods and services as well as generation of employment and increasing value addition in the country। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का गठन किया था। aimed at to enable India to respond to the challenges to the external environment, keeping in step with rapidly evolving international trading architecture। ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दिया तो भी आपको चलेगा, इसमें कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आगे आपको सर लिखना है टू इंपॉर्टेंट स्कीम्स। एक है हमने पहले ही पढ़ा है, एक है MEIS और दूसरा है SEIS। MEIS और SEIS अंडर EPCGC द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रिड्यूस टू 75%। ये भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप इंडिया से ही कैपिटल गुड्स परचेस करोगे तो आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 75% तक कम किया जाएगा। बढ़ेंगे सर आगे, गिव बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स ऑफ डिफेंस एंड हाईटेक आइटम्स। तो उसको भी एक्सपोर्ट का भी वो देखने के लिए वो दिया गया था। बढ़ेंगे सर आगे, आपको लिखना है सर एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंडलूम्स। ये कुछ नए गवर्नमेंट ने सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए, बुक्स, पीरियोडिकल्स, लेदर फुटवेयर, टॉयज एंड फैशन गारमेंट्स। ये कुछ आइडेंटिफाइड सेक्टर्स थे जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए थे और इनको पोस्ट ऑफिस से आप भेज सकते थे। सो कुरियर करने के लिए आसानी हुई, तो मुझे महंगे तरीके से भेजने की जरूरत नहीं है, पोस्ट ऑफिस से भी मैं भेज सकता हूं और वो भी कवर्ड हो गया था MEIS में, वो भी कवर्ड किया गया था MEIS में, कवर्ड अंडर MEIS। बढ़ेंगे सर आगे, encouraging manufacturing and exports under 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी पार्क्स थी, तो ये आपको खाली लिखना ही है। मतलब क्या, अभी जैसे डेडिकेटेड पार्क ऑर्गेनाइज किए गए कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस के लिए, जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मतलब उसमें खाली सॉफ्टवेयर कंपनीज ही आएगी। तो ये सब उसमें इंक्लूडेड था। बढ़ेंगे सर आगे, 108 MSME clusters have been identified for focused interventions to boost exports। तो MSME का ग्रुप किया गया ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। फिर बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की गई, निर्यात बंधु स्कीम।
इसका लॉजिक यही था कि हमारा जो बेसिकली स्किल इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव्स था, स्किल इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव्स था वो बढ़ाने के लिए निर्यात बंधु स्कीम का लॉन्च किया गया। तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ही एक पार्ट है। तो दिस इज रिलेटिंग टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अभी इसमें याद क्या रखना है सर आपको, इसमें तीन चार चीजें ही याद रखनी है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर इसमें हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो 2015 से 2020 तक की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसमें दो स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमईआईएस एंड एसीआईएस, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो बेसिकली और एक ईपीसीजीसी भी है, एक्सपोर्ट आपका जो ऑब्लिगेशन है 100% वो कम किया जाता है 75% तक, अगर आप इंडिया से ही कैपिटल गुड्स इंपोर्ट परचेस करेंगे तो ये दो तीन चीजें ही आपको याद रखनी है। और निर्यात बंधु स्कीम भी आपको याद रखना है। स्किल इंडिया का और ज्यादा प्रमोशन हो इसलिए ये निर्यात बंधु स्कीम लॉन्च की गई थी। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो ये हमने पहला जो पार्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अगले पार्ट में हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, फिर किस किस सेक्टर में कितना एफडीआई अलाउड है, किस सेक्टर में एफडीआई प्रोहिबिटेड है, ये सब हम देखने वाले हैं अगले पार्ट में। तो अभी तक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया है।